गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 11th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स। तो बेटा हमने 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं और हम कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर कर रहे हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर में ही, वो है हमारा पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म समझने से पहले मैं आपको एक बार तो मॉडुलस के बारे में बताता हूँ। मॉडुलस कैसे निकालते हैं किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का। जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस आयोटा बी। ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने लिखा है z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा बी। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसका मॉडुलस हम निकालेंगे तो इस z के ऊपर मोड लगा देंगे और रूट और जो रियल पार्ट है उसका स्क्वायर और इधर जो आयोटा का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो इन दोनों का यदि हम स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। तो इस तरह से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल सकते हैं। अगर मैं एक एग्जांपल और लेता हूँ, इधर देखिए z इज इक्वल टू 2 प्लस में 5 आयोटा। अगर इसका हम मॉडुलस निकालें तो मॉड z, तो कैसे निकालेंगे? अंडर द रूट, इधर 2 है तो ये 2 का स्क्वायर और इधर आयोटा का जो कोफिशिएंट है वो 5 है प्लस का, तो 5 का स्क्वायर। तो 2 का स्क्वायर बेटा 4 आ जाएगा और 5 का स्क्वायर 25 आएगा। तो ये हमारा हो जाएगा रूट 29। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकाल सकते हैं। और देखिए एक दो एग्जांपल और बताता हूँ आपको कि मॉडुलस आपको पता तो चल गया कि कैसे निकालते हैं, पर निकाल कर दिखा देता हूँ एक दो नंबर का और। जैसे ये हमारे पास -3 और प्लस में 5 आयोटा, ये एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसका मॉडुलस कैसे निकालेंगे हम? यहाँ पर जो a है उसकी वैल्यू -3 है तो -3 का स्क्वायर और इधर जो आयोटा है उसका कोफिशिएंट +5 है तो +5 का स्क्वायर। तो हमारे जो इस कॉम्प्लेक्स नंबर में a और b होते हैं, a और b हमारे रियल नंबर होते हैं। मैंने आपको जब कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन बताई तो आपको बताया था कि a भी रियल नंबर है और b भी रियल नंबर है। और यदि b के साथ आप आयोटा लोगे तो फिर वो रियल नहीं रहेगा, वो क्या हो जाएगा? इमेजरी नंबर हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो आपका पहले वाला रियल नंबर है उसका स्क्वायर प्लस में फिर आपका जो आयोटा के साथ रियल नंबर आया है उसका स्क्वायर, तो इन दोनों का स्क्वायर करके आप ऐड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा? आपका मॉडुलस आ जाएगा। ये हो जाएगा रूट 34। एक और एग्जांपल देते हैं हम आपको, फिर मॉडुलस के बाद हम आपको बताएंगे दूसरा टॉपिक। एक और कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा -7 और माइनस में और 2 आयोटा। तो इसका यदि हम मॉडुलस निकालें तो कैसे निकालेंगे बेटा? यहाँ पर तो अंडर द रूट, इधर a की वैल्यू है हमारी -7 तो -7 का स्क्वायर और इधर यहाँ पर b की वैल्यू है -2, क्योंकि अब 2 के आगे क्या आया है? माइनस, तो b की वैल्यू हमारी -2 है तो -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पर -7 का स्क्वायर 49 और -2 का स्क्वायर 4, तो ये हो जाएगा हमारा 53। तो रूट 53 मॉडुलस आ जाएगा। तो बेटा जो ये आयोटा है इसको छोड़कर ये क्या है? b, और जो पहले वाला नंबर है ये क्या है? हमारा a। तो यहाँ पर a की वैल्यू तो -7 थी और b की वैल्यू क्या थी बेटा? -2। तो हम मॉडुलस कैसे निकालते हैं? a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर। तो आप किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस निकालो तो पहले आप उसमें से a को अलग कर लो, पहचान लो, फिर b को पहचान लो, फिर दोनों का स्क्वायर करके उनका सम कर दो, ऊपर रूट लगा दो। तो इस तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकाल सकते हैं? मॉडुलस। तो ये मैंने आपको बताया कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कैसे निकालते हैं। अब आपको इसके थोड़े से कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारा एक कार्टेशियन प्लेन है
और ये कार्टेशियन प्लेन में हमारा कोई पॉइंट है P। तो ये जो P है, यहाँ से P पर मैं एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर डाल देता हूँ, और ये हमारा ओरिजिन है, और इस P को मैं ओरिजिन से मिला देता हूँ। इस P पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, ओरिजिन से मिला देता हूँ। मान लीजिए कि हमारी O से एक P तक की जो डिस्टेंस है वो R है। लेट्स सपोज कर लीजिए, ये मैंने आपको कहा है कि लेट्स सपोज कर लो। कोई बच्चा कहेगा सर इसको ये R कैसे आया, तो इस R को मैंने माना है बेटा, सपोज किया है, लेट किया है कि यहाँ पर लेट कर लो कि लेट OP इज इक्वल टू R। OP क्या है, हमारा R है, और ये जो OP है ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाता है, थीटा एंगल बनाता है। तो ये मैंने थीटा डिग्री मान लिया, और ये हमारा PM परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के ऊपर। तो अब मैं आपको बता दूं कि इस P के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे हमारे R और कोमा थीटा। ठीक है, तो इस P के कोऑर्डिनेट R कोमा थीटा हैं, और इनको हम बोलते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स। क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स। तो इनको हम पोलर कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। तो किसी भी पॉइंट के पोलर कोऑर्डिनेट इस तरह से होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। आपने छोटी क्लासेज में 10th में ऐसे समझा है बेटा, इधर देखिए कि ये कोई पॉइंट है P, और इसके कोऑर्डिनेट हैं x, y। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझा है कि जो P की यहाँ से जो डिस्टेंस है ये वाली, ये क्या है x, और इस P की यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है y। और इस तरह से आप 10th क्लास में कोऑर्डिनेट बताते थे कि P के कोऑर्डिनेट x, y हैं, यानी x एक्सिस पर तो उसकी डिस्टेंस x है और y के पैरेलल उसकी डिस्टेंस y है। तो ये काम आपने 10th क्लास में किया था। अब हम यही काम, और ये आपने कहाँ पर किया था, कार्टेशियन प्लेन पर। और ये काम जब हम कर रहे हैं तो इस कार्टेशियन प्लेन का नाम है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में इसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्या बोलते हैं बेटा, इसको हमें कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलते हैं। तो अब इसको हम कार्टेशियन प्लेन नहीं बोलेंगे, इसको कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे। और इसका दूसरा नाम भी ले सकते हो आप, इस दूसरा नाम है इसका ARGAND और प्लेन। तो दूसरा नाम है इसका आर्गन प्लेन। तो इस प्लेन को आप एक कॉम्प्लेक्स नंबर वाले चैप्टर में आपका जो कार्टेशियन प्लेन है उसका नाम क्या रखा जाता है, कॉम्प्लेक्स प्लेन, और दूसरा नाम है ARGAND आर्गन प्लेन। और अब कहोगे सर चलो कार्टेशियन प्लेन को 10th में प्लेन को कार्टेशियन प्लेन बोलते थे, और 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में उसका नाम क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स प्लेन या आर्गेंट प्लेन। तो बताओ सर क्या एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का भी नाम चेंज हो जाएगा इसमें? बिल्कुल, जो हमारा एक्स एक्सिस है बेटा उसको हम बोलेंगे रियल एक्सिस। अब इसका नाम एक्स एक्सिस की बजाय क्या हो गया, रियल एक्सिस। और जो हमारा वाई एक्सिस है और इसका नाम बेटा क्या हो गया, इमेजिनरी एक्सिस, इमेजिनरी एक्सिस। तो ये भी इनके नाम बदल जाते हैं। जब हमारा प्लेन का ही नाम बदल गया तो एक्स एक्सिस का भी नाम बदलेगा और इमेजिनरी और वाई एक्सिस का भी नाम बदलेगा। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ बेटा, अब ये क्या है, कॉम्प्लेक्स प्लेन है, आर्गेंट प्लेन है, और इसमें एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस बोलेंगे और वाई एक्सिस को हम इमेजिनरी एक्सिस बोलेंगे। तो इसके ऊपर मैं कोई भी पॉइंट लूंगा तो उसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो r, थीटा होंगे। r क्या होगा, r होगी उस पॉइंट से ओरिजिन तक की डिस्टेंस, और थीटा क्या होगा, जब वो डिस्टेंस ली है तो वो लाइन x एक्सिस के साथ जितना एंगल बनाएगी तो उसको हम थीटा कहेंगे। तो और इनके क्या हो, ये r, थीटा इस पॉइंट P के क्या आ गए, पोलर कोऑर्डिनेट आ गए। तो आपको पता होना चाहिए कि पोलर कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। तो पोलर कोऑर्डिनेट के बारे में थोड़ा सा और बताता हूं मैं आपको। तो देखिए इधर, इसको मैं इरेज कर देता हूं। तो बेटा आपने 10th क्लास में ये पढ़ा था कि पंडित बद्री प्रसाद
और हर हर बोले और सोना चांदी तोले, सोना चांदी तोले। इसका मतलब आपको पता है कि साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेंजेंट है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो मैं यहाँ पर साइन थीटा निकालता हूँ, साइन थीटा। तो साइन और एंगल क्या हमारा थीटा ही है बेटा, थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो बेटा थीटा की जगह क्या रखते हो आप, एंगल। तो थीटा की जगह कौन सा एंगल है, थीटा ही है। तो थीटा की जगह आप थीटा ही रखोगे। आपका परपेंडिकुलर है क्या है बेटा, पी एम। तो परपेंडिकुलर पी एम। और बेटा आपका हाइपोटेन्यूज क्या है, पी ओ। तो आपका हाइपोटेन्यूज हो गया ओ पी या पी ओ। तो इधर इससे को मैं इरेज कर देता हूं। अब देखिए बेटा साइन थीटा और इज इक्वल टू पी एम हमें पता नहीं है, और ओ पी को हमने आर मान रखा है। तो ओ पी की जगह मैं आर रख दूं और इसके नीचे 1 लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई करूं। तो 1 की पी एम के साथ करूंगा तो पी एम आएगा, और आर की साइन थीटा के साथ करूंगा तो आर साइन थीटा आएगा। तो हमारी पीएम की वैल्यू आ गई आर साइन थीटा। ठीक है, तो अब मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। यहाँ पर जो ये आर कोमा थीटा लिखा था इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ अब। तो देखिए ध्यान से इधर। तो हमारी जो पीएम की लेंथ है, तो पीएम की लेंथ कितनी आ चुकी है हमारी, आर साइन थीटा। ये पीएम की लेंथ आ चुकी है। अब मैं ओएम की भी लेंथ निकालूंगा बेटा। तो अब मैं करता हूं काम यहाँ पर कोस थीटा पर। अब हम कोस थीटा पर काम करेंगे। तो कोस थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो कोस और थीटा की जगह क्या है बेटा, थीटा ही है, तो थीटा रखेंगे। और बेस क्या है बेटा, ओ एम। तो बेस ओ एम हो गया। और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा, ओ पी। तो हमारा हाइपोटेन्यूज ओ पी हो गया। अब इस साइड में देखिए, इधर जगह नहीं बची थी, मैं लाइन लगा लेता हूं। तो कोस थीटा इज इक्वल टू ओ एम का हमें पता नहीं है, लेकिन ओ पी का हमें पता है। ओ पी का हमने आर मान रखा है। तो इसके नीचे 1 लिखूंगा और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। 1 की ओ एम के साथ मल्टीप्लाई तो क्या आएगा, ओ एम। और आर की कोस थीटा के साथ मल्टीप्लाई तो आर कोस थीटा। तो बेटा जो OM है वो आर कोस थीटा आ गया। तो OM की जो लेंथ है, लंबाई है, वो आर कोस थीटा आ गई। तो अब इस P के कोऑर्डिनेट क्या बन जाएंगे, तो पहले तो हम OM लिखेंगे। इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे कि ये कितनी लेंथ है, आर कोस थीटा। तो इसका x कोऑर्डिनेट आ गया आर कोस थीटा। और y की लेंथ कितनी है, आर साइन थीटा। तो इसका y कोऑर्डिनेट आ गया आर साइन थीटा। तो हमने तो पोलर कोऑर्डिनेट को पहले तो शॉर्ट फॉर्म में लिखा था आर कोमा थीटा। अब उसको थोड़ा सा और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया। तो उसको अच्छी तरह से हम एक्सप्लेन करें तो उसके पोलर को, इन ये पोलर कोऑर्डिनेट ही हैं हमारे। वो आर कोमा थीटा भी पोलर कोऑर्डिनेट था और ये भी पोलर कोऑर्डिनेट है। वो शॉर्ट फॉर्म में लिखे थे, ये एक्सप्लेन करके लिख दिए। तो ये इसके पोलर कोऑर्डिनेट आ गए, पोलर और कोऑर्डिनेट्स। तो ये बेटा पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं आर कोस थीटा कॉमा आर साइन थीटा। तो इस तरह से मैंने आपको समझाया। मैंने कितनी बातें समझाई आपको। पहले मैंने किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के, क्या कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस निकालना सिखाया कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि कार्टेशियन प्लेन है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर में कॉम्प्लेक्स प्लेन बोलेंगे या आर्गेंट प्लेन बोलेंगे। फिर मैंने आपको बताया कि एक्स एक्सिस का नाम रियल एक्सिस होगा और वाई एक्सिस का नाम इमेजिनरी एक्सिस होगा। फिर मैंने आपको बताया कि कोई भी आप पॉइंट लोगे कॉम्प्लेक्स प्लेन में तो उसके जो पोलर कोऑर्डिनेट हैं वो आर कोमा थीटा आएंगे। फिर मैंने आर कोमा थीटा को और ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताया कि वो आर कोमा थीटा क्या है, वो है आर कोस थीटा कोमा आर साइन थीटा। तो ये सारी चीज़ें बताने के बाद मेरा जो एम था वो क्या था, मैं आपको क्या बताना चाहता था।
मैं कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में लिखना चाहता था, पोलर फॉर्म में। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे वो देखिए। तो जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है a प्लस में आयोटा b, तो इसको पोलर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, r और ब्रैकेट कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को मैं इस तरह से लिख दूं तो मैं इसका मतलब है कि मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है, इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने किस फॉर्म में लिख दिया, पोलर फॉर्म में लिख दिया। क्योंकि इसमें आर आया हुआ है और थीटा आया हुआ है, तो आर और थीटा क्या होता है, पोलर कोऑर्डिनेट। तो इसमें हमारे पोलर कोऑर्डिनेट यूज हुए हैं, तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को मैंने पोलर फॉर्म में बदल दिया। तो ऐसे ही क्वेश्चन हमारे 5.2 एक्सरसाइज में आएंगे। हमारे को कॉम्प्लेक्स नंबर दिया जाएगा और उनको हमने पोलर फॉर्म में बदलना है। तो बड़ा इजी है, मैं आपको बताऊंगा क्वेश्चन करवा के कि कैसे हम चेंज करेंगे। एक चीज़ और याद रखनी है आपने इसके अलावा, वो है एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। एम्पलीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर। एम्पलीट्यूड की वजह उसको हम आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसको आप आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हैं और एम्पलीट्यूड भी बोल सकते हैं, दोनों वर्ड सिनोनिम है, एक सेम है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट या एम्पलीट्यूड कैसे निकालते हैं, इसको याद रखना बेटा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको पता है कि 4 क्वाड्रेंट होते हैं आपके। यदि आपका एंगल को क्या मान लेते हैं हम, जो हमारा थीटा आता है। ठीक है, अगर हमारा थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो एज इट इज ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर हमारा थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो उसको हम पाई में से माइनस कर देंगे। अगर हमारा थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो उसको हम माइनस पाई प्लस थीटा कर देंगे। और यदि हमारा थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो उसको हम माइनस थीटा कर देंगे। ये बातें समझने की हैं। ये बातें अभी तो आपको समझ में नहीं आएंगी, आप सोचोगे कि ये चक्कर क्या चल रहा है। जब हम क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि देखो इसका यूज यहाँ पर ऐसे हो रहा है, क्योंकि जब किसी चीज़ का यूज करते हैं तब हमें ज़्यादा पता चलता है। अब तो मैं आपको बता रहा हूँ, यदि हमारा जो आर्गूमेंट है वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आए तो एज इट इज, यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर ऐसे एज इट इज वैल्यू रख देंगे। और यदि हमारा थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो उसको हम पाई में से माइनस करके जो बचेगा ना वो यहाँ पर रखेंगे। और यदि हमारा थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आए तो माइनस पाई प्लस थीटा करने से जो बचेगा ना उसको हम यहाँ पर रखेंगे दोनों जगह। और यदि हमारा थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो उसके आगे हम माइनस लगाकर किसमें रखेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो जब क्वेश्चन करवाऊंगा तब इस बात का ज़्यादा आपको क्लियरेंस मिलेगा। अभी तो बस आपको याद रखना है, इनको लिख लेना, क्योंकि इनके बगैर हम अपना एंगल निकालना मुश्किल हो जाएगा और एंगल आप निकालोगे तो गलत आएगा। तो इनको ध्यान में ज़रूर रखना है। अब मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, उसमें आपको ज़्यादा अच्छी तरह से पता चलेगा। तो देखिए इधर, तो हम 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब क्वेश्चन हम करेंगे तो अब ज़्यादा सारी चीज़ें आपको क्लियर होती हुई चलेंगी जो अभी तक पढ़ाई हैं। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा क्वेश्चन फर्स्ट। तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज, सॉल्यूशन कर रहे हैं हम इसका सॉल्यूशन। तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज, कॉम्प्लेक्स नंबर इज, तो हमारे को जो कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है वो है बेटा -1 और माइनस आयोटा √3। और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या बताना है, एक तो इसका मॉडुलस निकालना है और एक आर्गुमेंट निकालना है। तो बेटा देखिए, इस कॉम्प्लेक्स नंबर में हमारी a की वैल्यू क्या है, -1, जो पहले वाला रियल नंबर है, और जो दूसरे वाला रियल नंबर है वो क्या है
-√3, जो साइन इसके आगे आया है उस साइन को भी लेंगे और आयोटा को छोड़ देंगे, क्योंकि आयोटा को, जो आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होता है वो b होता है और जो पहले बिना आयोटा आता है वो a होता है। तो मैंने a और b अलग से निकाल कर आपको दिखा दिए। अब मैं इसका मॉडुलस निकालता हूँ, तो मॉडुलस का फार्मूला होता है a² प्लस में b²। तो बेटा a की वैल्यू है -1, तो -1 का स्क्वायर, और b की वैल्यू है -√3, तो इसका स्क्वायर। तो -1 का स्क्वायर बेटा 1 आएगा, और माइनस का स्क्वायर तो प्लस, और √3 का स्क्वायर करेंगे तो बेटा रूट कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा। तो 3 प्लस में 1 तो क्या आ गया 4। तो यहाँ पर मॉडुलस को हम क्या बोलते हैं, r बोलते हैं। जैसे मॉडुलस ऑफ z का मतलब होता है r बोलिए या z के ऊपर मोड लगाइए, एक ही बात है। तो r हमारा कितना आ चुका है, r हमारा आ चुका है √4, और 4 का रूट आपको पता ही है बेटा क्या होता है, 2 होता है। तो r हमारा 2 आ गया, r का मतलब है मॉडुलस आ गया हमारा 2। अब हम क्या करेंगे, देखिए बेटा ध्यान से। तो आपको पता चल गया कि मॉडुलस कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले हमने मॉडुलस निकाला, और मैंने बताया कि मॉडुलस को हम r बोलते हैं, ये आपको पता चल गया। अब मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को -1 और -√3 किसके इक्वल रखूँगा, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसके इक्वल रखूँगा मैं, ठीक है। तो आपने क्या निकालने के लिए, आर्गुमेंट निकालने के लिए अपना कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा इसके इक्वल रखना है। आपको जी जिस क्वेश्चन में आर्गुमेंट निकालना है सभी में ऐसा करना है, बिल्कुल सभी में आप इसी के इक्वल रखोगे, r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब यहाँ पर लिखोगे कंपेयरिंग बोथ साइड, यानी आप दोनों तरफ क्या करोगे, कंपेयर करोगे। तो इधर रियल पार्ट क्या है बेटा, r cos थीटा, और इधर रियल पार्ट है हमारा बेटा -1, तो रियल पार्ट के इक्वल। और इधर हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है, जिसमें आयोटा आता है, r साइन थीटा। चाहो तो आप r को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। और इधर हमारा इमेजिनरी पार्ट क्या है बेटा, √3 मत बोलना, इसके आगे जो साइन है वो साथ में लेना, प्लस है तो प्लस का, माइनस है तो माइनस का। तो ये आ गया -√3। तो मैंने क्या किया, दोनों तरफ रियल पार्ट के इक्वल कर दिया, और इमेजिनरी पार्ट के इक्वल कर दिया। तो मैं r की वैल्यू रखता हूँ, r की वैल्यू बेटा देखो मैं पहले निकाल चुका हूँ 2। तो मैं यहाँ पर 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, और cos थीटा इस 2 को उधर लेकर जाता हूँ -1/2। फिर मैं इधर काम करूँगा, r की वैल्यू 2 रखूँगा, 2 sin थीटा इज इक्वल टू -√3, और अब इस 2 को भी उधर लेकर जाऊँगा तो sin थीटा क्या आ जाएगा हमारा, -√3/2। अब यहाँ पर देखिए बेटा cos भी माइनस का है और sin भी माइनस का है। तो आप पता लगाइए कि cos और sin दोनों माइनस के किस क्वाड्रेंट में होते हैं, यह आपको मैं बता चुका हूँ। फिर भी मैं रिपीट करवा देता हूँ। जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सभी पॉजिटिव होते हैं, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें साइन और उसका उल्टा कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, बाकी चारों नेगेटिव। और जो थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव। और जो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है उसमें कोस थीटा और उसका रेसिप्रोकल सिकेंट थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी चारों नेगेटिव। तो ऐसा एक थर्ड क्वाड्रेंट ही है जिसमें कोस थीटा भी माइनस का है और साइन थीटा भी माइनस का है। अब मैं पहले एंगल निकाल लेता हूँ। कैसे निकालना आपको, यहाँ पर आपने लिखना है tan थीटा और फिर मोड लगाकर ऊपर लिखोगे आप साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। तो ये थीटा की वैल्यू निकालने का फार्मूला है, ठीक है। तो tan थीटा इज इक्वल टू मोड साइन थीटा अपॉन में कोस थीटा। ऐसा करने से क्या मिलेगा हमारे को, एंगल मिलेगा। तो हम एंगल कैसे निकालेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देते हैं हम,
टेन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, -√3/2, -√3/2। और हमारी कोस थीटा की वैल्यू -1/2। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो टेन थीटा और ये √θ/2 और नीचे वाला नंबर पलटकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो टेन थीटा इज इक्वल टू mod √3। तो मोड क्या करता है, हमेशा प्लस की वैल्यू देता है। टेन थीटा इज इक्वल टू √3। तो आप ये बताइए टेन थीटा, टेन किस एंगल पर √3 देता है, 60 पर। 60 को आप क्या लिख सकते हो, π/3। तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, π/3। तो यहाँ से केवल आपकी थीटा की वैल्यू आई है, आर्गुमेंट नहीं आया है। अब आर्गुमेंट लिखेंगे हम, आर्गुमेंट ऑफ जेड। आर्गुमेंट ऑफ जेड का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट। मैंने बताया था कि कौन से क्वाड्रेंट में कोस और साइन क्या होते हैं, माइनस के, तो थर्ड में होते हैं। तो मैंने एक फार्मूला नहीं बताया था आपको कि जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा जब बताऊंगा, वो इधर देखिए। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो अब यहाँ पर पता चल गया हमारे को, फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, सेकंड में π-θ, थर्ड में -π+θ और फोर्थ में -θ। तो इस तरह से मैंने आपको बता रखा है। तो समझ में आ रहा है आपको किस तरह से। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट वाला फार्मूला यूज करेंगे, -π+θ। तो -π और थीटा की वैल्यू हमारी ये आ चुकी है π/3। तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे 3। तो -3π प्लस में पाई, तो ये आ जाएगा बेटा हमारा -2π/3। तो ये हमारा क्या आ गया, आर्गुमेंट आ गया। तो मैंने आपको बताया था ना कि जो ये फार्मूले हैं ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये कब काम आते हैं, आर्गुमेंट निकालने में काम आते हैं। यहाँ से साइन और कोस से तो हमें ये पता चलता कि कौन से क्वाड्रेंट में एंगल निकालना है, ठीक है। और टेंजेंट थीटा से ये पता चलता है कि क्या एंगल आएगा। अगर फर्स्ट में आएगा तो आंसर हमारा π/3 ही आ जाता, और सेकंड में आता तो मैं π/3 को पाई में से माइनस कर देता। अब ये थर्ड में आया है तो मैंने -π में ऐड कर दिया। अगर ये फोर्थ में आता तो मैं इसके आगे माइनस लगा देता। फिर भी एक आध बच्चा कहेगा सर हमें कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट में आया है, सेकंड में आया है, थर्ड में आया है, फोर्थ में आया है। वो बेटा मैंने यहाँ पे नहीं बताया था, देखो कोस भी माइनस का और साइन भी माइनस का। तो बेटा दोनों माइनस के किस में होते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो वो तो हमें यहाँ से ही पता चल जाता है कि कौन से क्वाड्रेंट से आर्गुमेंट निकालना है। तो अभी एक दो क्वेश्चन और करवाएंगे, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन करवाते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, सेकंड क्वेश्चन हमारा ऐसा ही है बेटा, उसमें भी मॉडुलस निकालना है और आर्गुमेंट निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज, तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर है -√3 और प्लस में आयोटा। तो पहले मैं ए और बी लिख लेता हूँ। यहाँ पर ए क्या है, रियल पार्ट -√3, और बी क्या है, बी होता है आयोटा का कोफिशिएंट। तो आयोटा के साथ क्या मल्टीप्लाई है, कुछ भी नहीं, तो कुछ भी नहीं है तो क्या ले लेंगे, 1। तो अब बेटा मैं मॉडुलस निकालता हूँ। मॉडुलस का मतलब आर, कैसे निकालते हैं, √a² और प्लस में b²। तो ए की वैल्यू बेटा हमारी है -√3 और इसका स्क्वायर, और बी की वैल्यू 1 है तो 1 का स्क्वायर। तो -√3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1।
तो ये r की वैल्यू हमारी चल रही है, तो r किसके इक्वल आ गया बेटा, √4 के। और बेटा 4 का रूट होता है 2, तो r की वैल्यू हमारी आ गई 2। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये हमारा -√3 और प्लस आयोटा इसके इक्वल रख देंगे r cos थीटा और प्लस में आयोटा sin थीटा। और इसके इक्वल लिखने के बाद हम करेंगे कंपेयरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों तरफ हम कंपेयर करेंगे। इधर का रियल पार्ट है, r को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर का रियल पार्ट आएगा r cos थीटा, और इधर का रियल पार्ट है बेटा -√3। और जब r को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो इधर आयोटा का कोफिशिएंट है r sin थीटा, और इधर बेटा आयोटा का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो क्या है, 1 है। अब मैं r की वैल्यू को जानता हूँ कि r की वैल्यू 2 है, तो मैं यहाँ पर r की जगह 2 पुट कर दूंगा। तो 2 cos थीटा इज इक्वल टू -√3 और cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2। अब उधर भी मैं बेटा r की जगह 2 पुट करूँगा। 2 sin थीटा इज इक्वल टू 1 और कॉमा sin थीटा किसके इक्वल आ गया, 1/2। तो यहाँ से हमें क्वाड्रेंट का पता चलेगा कि हमने कौन से क्वाड्रेंट में काम करना है। कोस तो बेटा माइनस का है और साइन प्लस का है, तो ये काम सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, साइन प्लस का और कोस माइनस का। तो बेटा मैं यहाँ पर रफली बताता हूँ कि सेकंड क्वाड्रेंट में काम करना है। तो पहले में थीटा, दूसरे में पाई माइनस थीटा, तीसरे में माइनस पाई प्लस थीटा और चौथे में माइनस थीटा। तो हमें कौन से में काम करना है, सेकंड क्वाड्रेंट में। तो जो भी हमारा एंगल आएगा tan थीटा से, उसको मैं पाई में से माइनस कर दूंगा, तो हमारा आर्गुमेंट आ जाएगा। तो याद रखना सेकंड क्वाड्रेंट में। अब आगे काम कैसे करते हैं, फिर हम tan थीटा लेते हैं, tan थीटा, और tan थीटा को लिखते हैं mod sin थीटा अपॉन में cos थीटा। तो sin थीटा की वैल्यू क्या है बेटा, 1/2 और cos थीटा की वैल्यू है बेटा -√3/2 mod। अब मैं इधर वाला पार्ट इरेज कर देता हूं। तो देखिए हमारा जो tan थीटा है वो क्या चल रहा है, tan थीटा इज इक्वल टू, तो 1/2, नीचे वाला नंबर उसका रेसिप्रोकल होकर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/-√3। तो बेटा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan थीटा हमारा आ जाएगा mod -1/√3। तो किसी भी नंबर का जब हम मोड निकालते हैं तो वो हमेशा प्लस का होता है, तो ये आ जाएगा 1/√3। तो माइनस कहाँ पर गया, क्योंकि मोड हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो अब ये बताइए कि tan थीटा है यहाँ पर, तो tan किस एंगल पर 1/√3 देता है। तो आपको कहे सर 30 पर, 30 को लिख सकता हूँ π/6। तो थीटा हमारा क्या आ गया, π/6। तो अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड, अब आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड जब आप निकालोगे तो मैंने बताया था ना कोई कौन से क्वाड्रेंट में साइन हमारा प्लस का और कोस माइनस का होता है, सेकंड में। और सेकंड क्वाड्रेंट का फार्मूला मैंने आपको बता रखा कि पाई माइनस में थीटा। तो पाई और थीटा की वैल्यू है बेटा ये रही π/6। तो 6 1 जा 6 और 6 में से 1 गया 5, तो 5π/6। तो ये हमारा क्या आ गया, आर्गुमेंट आ गया। तो इस तरह से हम आर्गुमेंट निकालते हैं। आगे हमारे जो क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं उनमें पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इससे आगे बेटा जो क्वेश्चन स्टार्ट होंगे उन कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब ये है कि आप पूरा का पूरा, जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया और सेकंड क्वेश्चन किया, ऐसे ही क्वेश्चन करना है आर्गुमेंट तक।
आर्गुमेंट के बाद एक लाइन और एक्स्ट्रा लिखनी है, उसको ही हम बोल देते हैं कि पोलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ठीक है बेटा, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना हो तो वो ऐसे ही क्वेश्चन करना है जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किए हैं। एक लाइन ही एक्स्ट्रा लिखनी है, वो लाइन मैं आपको बता दूंगा अभी। अब मैं आपको करवाता हूँ थर्ड क्वेश्चन, तो वो लाइन मैं आपको बता देता हूँ। बस एक ही लाइन एक्स्ट्रा आएगी, बाकी सारा काम ऐसा ही है, कुछ अलग नहीं है, जैसा हमने क्वेश्चन फर्स्ट में किया है और जैसा हमने क्वेश्चन सेकंड में किया है। तो देखिए, अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 3। तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज, तो कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारा z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा। तो ये है बेटा। तो ये क्वेश्चन क्या है कि इसको आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो सेम ऐसे ही काम करना है जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड में किया है। पहले हम मॉडुलस निकालते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू क्या है 1 और b की वैल्यू आयोटा का कोफिशिएंट, तो कुछ भी नहीं है तो 1 लेंगे, लेकिन आगे क्या है माइनस, तो -1 लेंगे। ये ध्यान रखना है, किसी का भी जब आप कोफिशिएंट लो किसी भी क्लास में, चाहे आपका छोटा बड़ा भाई बहन किसी भी क्लास में पढ़ता हो, तो कोफिशिएंट हमेशा या कांस्टेंट टर्म हमेशा साइन के साथ लिखी जाती है। तो हम r निकालेंगे, r का मतलब z का मॉडुलस, तो ये होता है a का स्क्वायर और प्लस में b का स्क्वायर, इसका फार्मूला। तो बेटा a क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, और b क्या है -1, तो -1 का स्क्वायर। तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 और -1 का स्क्वायर 1, तो यहाँ पर हमारा r चल रहा है। तो बेटा r की वैल्यू क्या आ गई √2, 1 + 1 2, तो √2 आ गई। अब हम क्या करेंगे, इधर मैंने आपको बताया था, फिर हम क्या काम करते हैं, जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है 1 माइनस आयोटा, तो हम इसको इसके इक्वल रखते हैं r और कोस थीटा प्लस में आयोटा साइन थीटा। फिर हम लिखते हैं कि कंपेयरिंग बोथ साइड, कंपेयरिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या करते हैं कंपेयर करते हैं। तो बेटा इधर r कोस थीटा हमारा रियल पार्ट है और इधर रियल पार्ट 1 है, तो ये 1 के इक्वल, कॉमा, और इधर हमारा इमेजिनरी पार्ट आयोटा का कोफिशिएंट r के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो r साइन थीटा है, और इधर हमारा आयोटा का कोफिशिएंट -1 है। 1 मत लिखना बेटा, -1। अब आप r की वैल्यू पुट कर दो, r की वैल्यू √2 है, तो r की जगह √2 पुट कीजिए। √2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, और कोस थीटा की वैल्यू आ गई 1 में √2, √2 को उधर ले गए, डिवाइड में गया। यहाँ पर भी r की वैल्यू पुट कीजिए √2 साइन थीटा और इज इक्वल टू -1। अब √2 इधर मल्टीप्लाई में है तो हम इसको उधर लेकर जाएंगे, तो -1/√2। तो बेटा थीटा साइन थीटा तो माइनस का है और कोस थीटा प्लस का है। ऐसा किस में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपको पता है ना आर्गुमेंट कैसे निकालते हैं, माइनस थीटा, यानी थीटा के आगे माइनस लगा देते हैं। वो 4 फार्मूले याद रखना जो मैंने आपको बताए थे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो थीटा, सेकंड में पाई माइनस थीटा, थर्ड में -पाई प्लस थीटा, और फोर्थ में माइनस थीटा। तो अब हम आगे काम क्या करते हैं, फिर हम टेंजेंट थीटा निकालते हैं, मोड साइन थीटा और अपॉन में कोस थीटा। तो बेटा टेंजेंट थीटा और साइन थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा की वैल्यू है -1/√2 और बेटा कोस थीटा की वैल्यू है 1/√2। तो आगे नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, यहाँ से रब कर देता हूँ। तो ऊपर भी 1/√2 है बेटा, नीचे भी 1/√2 है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बचेगा, टेंजेंट थीटा
और मोड के अंदर बचेगा -1। और बेटा -1 का मोड क्या होता है 1। और अब आप बताइए कि टेन थीटा 10 किस एंगल पर 1 देता है। आप होगे जी 45 पर, 45 को लिखते हैं π/4। तो बेटा थीटा की वैल्यू क्या आ गई π/4। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड तो बता था ना बेटा कि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन माइनस का और कोस प्लस का फोर्थ में होता है। तो फोर्थ में हमारा क्या फार्मूला है -θ। तो माइनस और थीटा की वैल्यू π/4। तो ये आर्गुमेंट आ गया। अब बच्चे कहेंगे सर ये तो ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे फर्स्ट किया था, जैसे सेकंड किया था। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन करना है बेटा आपको। जब क्वेश्चन में ये आ जाए कि आप इस नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करिए, बस एक लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है। नाउ वो एक्स्ट्रा क्या लिखनी है, ये जो आपने लिखी थी ना r cos थीटा और प्लस में आयोटा साइन थीटा, बस इसमें r की और थीटा की वैल्यू पुट कर दो और कुछ नहीं करना। r की वैल्यू तो क्या थी हमारी इस क्वेश्चन में √2 और cos, और थीटा कितना आ चुका है बेटा, आर्ग्यूमेंट को लेंगे यहाँ पर -π/4। तो -π/4 और प्लस में आयोटा और साइन, तो थीटा क्या लेंगे हम -π/4। बस एक यही लाइन एक्स्ट्रा लिखनी है। और इसी लाइन को लिखने से हमारा क्या हो जाता है कि हमने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को किस में कन्वर्ट कर दिया, पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। तो इस तरह से हम अपने किसको कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बेटा सभी क्वेश्चन ऐसे ही हैं, कोई भी क्वेश्चन डिफरेंट नहीं है। तो मैं एक आध क्वेश्चन और बता देता हूँ आपको। जैसे ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 6। अब क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर -3 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर एज -3। तो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या दे रखा है -3 दे रखा है। तो मैं इसीलिए इस क्वेश्चन को कर रहा हूँ क्योंकि कई बच्चे इससे डर जाएंगे कि सर इसमें आयोटा तो नहीं है, हम क्वेश्चन कैसे करें। तो बेटा मैं देखिए -3 है तो इसमें आयोटा तो आप ले सकते हो। आप क्या लिख दोगे 0 प्लस आयोटा। बताओ आ गया कि नहीं आ गया आयोटा। तो कई बच्चे घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि सर इसमें आयोटा तो है ही नहीं। तो मैंने आपको बता रखा कि 0 आयोटा तो हम अपनी तरफ से ऐड कर सकते हैं किसी भी नंबर में। तो देखो लगा दिया 0 आयोटा, बन गया ना वैसा ही क्वेश्चन। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्या है -3, यहाँ पर b की वैल्यू क्या है 0 आयोटा कोफिशिएंट। तो इसका हम बेटा मॉडुलस निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, √a² प्लस में b²। और बेटा यहाँ पर a की वैल्यू है -3 और इसका स्क्वायर, और b की वैल्यू 0 तो 0 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर 9 और 0 का स्क्वायर 0। तो ये क्या आ गया √9। ये r चल रहा है हमारा बेटा। तो √9 कितना होता है, तो √9 का रूट होता है 3। तो r की वैल्यू क्या आ गई बेटा हमारी 3 आ गई। फिर हम क्या करते हैं, जो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है -3 प्लस 0 आयोटा, इसको हम r cos थीटा और प्लस आयोटा साइन थीटा ऐसे लिख सकते हैं। फिर हम लिखते हैं कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयरिंग करने के बाद, कंपेयर करने के बाद, तो इधर तो रियल पार्ट है बेटा r cos थीटा और इधर रियल पार्ट है -3, और इधर हमारा आयोटा का कोफिशिएंट है r sin थीटा, और इधर हमारा आयोटा का कोफिशिएंट क्या है बेटा 0, तो इधर 0 है। और मैं r की वैल्यू रखता हूँ 3, तो मैंने यहाँ पर r की वैल्यू 3 रखी। 3 cos थीटा इज इक्वल टू -3,
ये 3 इधर मल्टीप्लाई में है, इसको उस साइड लेकर जाऊंगा तो डिवाइड में चला जाएगा। 3 1 जा 3, तो कोस थीटा की वैल्यू आ गई बेटा -1। और इधर r साइन थीटा में मैं r की वैल्यू पुट कर देता हूँ 3 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। फिर 3 को मैं उस साइड लेकर जाऊंगा तो डिवाइड में जाएगा 0/3, और 0/3 क्या होता है बेटा 0 ही होता है। तो यहाँ पर हमारा कोस तो प्लस का आ गया और साइन क्या है 0। साइन 0 का मतलब साइन भी हमारा प्लस का है। तो साइन प्लस का और कोस माइनस का, तो बेटा कौन से क्वाड्रेंट में होता है सेकंड में। तो याद रखना कि सेकंड में जो एंगल आएगा ना उसको फार्मूले के द्वारा सेकंड में ले जाकर आर्गुमेंट आ जाएगा। तो अब पहले मैं टेन थीटा निकालता हूँ। टेन थीटा कैसे निकालते हैं, साइन थीटा और अपॉन में कोस थीटा। तो बेटा यहाँ पर मैं साइन थीटा की वैल्यू पुट करूँगा, साइन थीटा की वैल्यू 0 और कोस थीटा की -1। तो बेटा यहाँ पर इधर देखिए आप इस क्वेश्चन को, तो टेन थीटा और 0 के नीचे कोई नंबर हो बेटा वो 0 ही हो जाता है, और 0 ना तो प्लस का होता और ना ही माइनस का, तो इसके आगे साइन कुछ नहीं लगाएंगे। और 0 का मोड बेटा 0 ही आता है। तो अब आप मेरे को ये बताइए कि टेंजेंट थीटा तो इधर हो गया, तो टेंजेंट किस एंगल पर 0 देता है, तो 0 पर। तो इसका मतलब देयरफॉर थीटा की वैल्यू क्या आ गई बेटा 0 आ गई। अब आर्गुमेंट निकालेंगे, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट ऑफ जेड। इधर देख लिए रफली बताता हूँ। मैंने फार्मूले क्या बता रखे हैं, यहाँ पर थीटा, यहाँ पर पाई माइनस थीटा, और यहाँ पर माइनस पाई प्लस थीटा, और यहाँ पर माइनस थीटा। तो कोस तो बेटा इधर देखो, कोस तो किसका है माइनस का, और साइन किसका है प्लस का। तो साइन प्लस का और कोस माइनस का कौन से क्वाड्रेंट में होता है, सेकंड में। और सेकंड में कैसे फार्मूला लगता है, सेकंड में लगता है पाई माइनस थीटा, और थीटा वो लेना है जो यहाँ पर आता है आपका। तो थीटा क्या आया है 0, तो थीटा की जगह 0 रख देंगे, तो पाई में से 0 गया तो पाई, तो आर्गुमेंट क्या आ गया बेटा हमारा पाई आ गया। अब एक लाइन और लिखने से हमारा ये कॉम्प्लेक्स नंबर किस में चेंज हो जाएगा, पोलर फॉर्म में। वो लाइन क्या है बेटा r और कोस थीटा और प्लस में आयोटा साइन थीटा। तो बेटा r की वैल्यू क्या आ चुकी है 3, और थीटा का मतलब है आर्गुमेंट। थीटा ये वाला यूज नहीं करना इस लाइन में, थीटा 0 ना, आर्गुमेंट वाला यूज करना है बेटा। आर्गुमेंट वाला हमारा क्या आ चुका है पाई, तो यहाँ पर थीटा की जगह पाई और आयोटा साइन और थीटा की जगह पाई। तो इस तरह से हमने अपने कॉम्प्लेक्स नंबर को पोलर फॉर्म में चेंज कर दिया। तो ये क्वेश्चन इसलिए करवाया है क्योंकि कुछ बच्चे -3 से डर जाते हैं कि इसमें आयोटा वाला जो पार्ट है वो नहीं है। एक ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को तुम अपने आप करोगे, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि इसमें आपको क्या डर लगेगा, क्या घबराहट होगी, क्या समझ में नहीं आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर एज। तो बेटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है ना वो बस केवल आयोटा दे रखा है। अब बच्चा घबरा जाएगा कि सिंपल आयोटा, ये तो पूरा नंबर होना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं करना आपने कि जैसे आपका यहाँ पर आयोटा दे रखा है कि आपको आयोटा दे रखा है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आप यहाँ पर घबरा रहे हो कि सर हम ए और बी का पता कैसे लगाएंगे, ये तो एक ही टर्म है। पहले वाले क्वेश्चन में भी तो एक ही टर्म थी, क्या थी -3, तो आपने दूसरी टर्म कैसे बना ली +0 आयोटा। उसमें आयोटा की टर्म नहीं थी तो आपने 0 आयोटा लगा लिया। इसमें आयोटा की टर्म है तो रियल पार्ट नहीं है, तो रियल पार्ट को आप क्या लिख लो 0, तो ये हो जाएगा 0 प्लस आयोटा। ठीक है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा 0,
और b की वैल्यू है आयोटा का कोफिशिएंट। आयोटा का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हो। यहाँ तक ही आपको समस्या या प्रॉब्लम हो सकती थी कि रियल पार्ट क्या लिखें। तो रियल पार्ट गायब है, तो किसी भी क्वेश्चन में रियल पार्ट गायब हो तो उसकी जगह 0 लिख दो, और किसी क्वेश्चन में इमेजिनरी पार्ट गायब है तो उसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, 0 आयोटा। तो इस तरह से ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।